So students, we are going to start the new chapter that is called sources of energy. अब एनर्जी के बारे में आपको क्या बताऊं, कितनी इंपॉर्टेंट है आपको पता ही है. हम कोई भी काम करें छोटा या बड़ा, उसमें एनर्जी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. कोई स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया जाना है, बहुत एनर्जी चाहिए. व्हीकल्स चलते हैं हमारी लाइफ में, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें एनर्जी चाहिए उनके लिए. हमारे शहर रातों को जगमगाते हैं, तो वो भी एनर्जी के बिना नहीं जगमगा सकते. अगर एनर्जी नहीं होगी तो रातों को अंधेरा छा जाएगा. जितने इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हम यूज करते हैं उनको एनर्जी की जरूरत है. इंडस्ट्रीज एनर्जी पे चलती है. घरों में खाना बनता है वो एनर्जी से ही बनता है. छोटे से छोटी चीज की बात करें जैसे वॉच, तो वो भी एनर्जी पे चलती है. तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट हमारे लाइफ में हर जगह है. बिना एनर्जी के लाइफ को इमेजिन करना पॉसिबल ही नहीं है. सो एनर्जी इज सो इंपॉर्टेंट. लेकिन आजकल आपने ये वर्ड सुना होगा, एनर्जी क्राइसिस. क्या मतलब है इसका? देखो, हमें एनर्जी कुछ सोर्सेज से मिलती है. हमें ऐसा डर है कि वो सोर्सेज धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे और फिर हमारे पास कोई एनर्जी नहीं बचेगी. तो हमारे कारें चलना बंद हो जाएंगी, हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स चलना बंद हो जाएंगे, हमारा जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा. तो ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं एनर्जी क्राइसिस. लेकिन बच्चों, लोअर क्लासेस में आपने ऐसा पढ़ा होगा कि एनर्जी इज कंजर्व्ड. इट कैन नीदर बी क्रिएटेड नर डिस्ट्रॉयड. इस पे ध्यान दें. तो हमने पढ़ा है कि यार एनर्जी को तो डिस्ट्रॉय किया ही नहीं जा सकता. एनर्जी इज कंजर्व्ड मतलब दुनिया में जितनी भी एनर्जी है वो कभी कम नहीं हो सकती, वो कंजर्व्ड है. तो अगर एनर्जी कम नहीं हो सकती तो हम एनर्जी क्राइसिस की बात क्यों करते हैं? तो लेट्स हैव अ लुक. मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल से समझाता हूं. जैसे हम कैंडल की बात करते हैं. कैंडल हमारे लिए एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, क्योंकि उसको जलाने पे हमें हीट और लाइट प्राप्त होती है, मिलती है. ठीक है, हम बोल सकते हैं जो कैंडल है वो वैक्स से बना होता है. वैक्स, ठीक है, जिसमें केमिकल एनर्जी होती है. ठीक है, तो जैसे जैसे हम कैंडल को यूज करते हैं वो छोटी होती जाती है और उसकी केमिकल एनर्जी कम होती जाती है. लेकिन जैसे जैसे कैंडल यूज होती जा रही है वैसे वैसे ज्यादा हीट और ज्यादा लाइट प्रोड्यूस हो रही है. ठीक है, देखो कैसे एनर्जी कंजर्व रहती है. कैंडल जलाने पे केमिकल एनर्जी कम हो रही है लेकिन हीट और लाइट बढ़ रही है. जितनी केमिकल एनर्जी कम होती है उतनी हीट और लाइट बन जाती है. तो टोटल अगर हम देखें हीट, लाइट और केमिकल एनर्जी को मिला के, तो टोटल एनर्जी सेम रहेगी. केमिकल एनर्जी कम हो रही है, हीट और लाइट बढ़ रही है, लेकिन टोटल एनर्जी सेम है. क्यों? क्योंकि जितनी केमिकल कम हुई उतनी हीट और लाइट एनर्जी बन गई. लेकिन आप सोचो, जब पूरी कैंडल खत्म हो जाएगी तो हमारे पास सिर्फ हीट और लाइट एनर्जी बचेगी. ठीक है, एनर्जी कंजर्व भी है, लेकिन क्या अभी हीट और लाइट को यूज करके हम वापस से कैंडल का निर्माण कर सकते हैं? क्या हीट और लाइट को यूज करके वापस से कैंडल बनाई जा सकती है? सोचें, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं किया जा सकता. तो एक बार कैंडल खत्म हो गई तो वो दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है एनर्जी. अब हम दोबारा उस कैंडल को यूज तो नहीं कर सकते ना, और जो एनर्जी बनी उसे दोबारा कैंडल बनाई भी नहीं जा सकती. ठीक है, तो ये प्रॉब्लम होती है. शायद आपको समझ में आ गई होगी. तो हम ऐसा बोलते हैं कि जब कैंडल थी हमारे पास, ठीक है, तो हमारे पास जो एनर्जी थी वो यूजेबल फॉर्म में थी. इसको हम जब चाहे यूज कर सकते थे. लेकिन जब वो कैंडल खत्म हो गई है तो दूसरे फॉर्म में एनर्जी है जो कि नॉट सो यूजेबल. अब उतने यूजेबल फॉर्म में नहीं रही. तो एनर्जी कंजर्व तो रहती है लेकिन वो एक फॉर्म से दूसरे में कन्वर्ट हो जाती है, और जब वो दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है तब उसको उतना यूज करना पॉसिबल नहीं होता है. जैसे एक दो एग्जांपल्स और देखते हैं और समझ में आएगा आपको. जैसे आप सोचे कि हमारे पास हॉट वाटर, एकदम गर्म पानी है 50 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हम बोल सकते हैं कि ये वाटर हमारे लिए एनर्जी का सोर्स हो सकता है. इसको बहुत तरीके से यूज कर सकते हैं. हम खाना बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है, नहाने के लिए यूज कर सकते हैं, और बहुत सारे कामों के लिए यूज कर सकते हैं. तो ये सोर्स ऑफ एनर्जी है. ठीक है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड. लेकिन इस पानी को अपने एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया ऐसे, ठीक है, खुले में छोड़ दिया आपने. कुछ देर बाद क्या होगा? ये पानी ठंडा हो जाएगा. अब क्या ये हमारे लिए सोर्स ऑफ एनर्जी है? क्या अब इसमें खाना बनाया जा सकता है? नहीं, अब नहीं बनाया जा सकता. तो अब ये सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं रही. ठीक, अब देखो क्या हुआ यहां पे. जो हीट पहले वाटर में थी, अब वो हीट कहां चली गई? वो अब हीट जो है वो एटमॉस्फेयर में चली गई है.
हीट जो है वो अब एटमोस्फेयर में चली गई है, ठीक। तो एनर्जी कंजर्व्ड है हमारी। कैसे कंजर्व्ड है? जो हीट पहले वाटर में थी, अब वो हीट कहां है? एटमोस्फेयर में, तो हीट कंजर्व्ड है। लेकिन जब वो हीट पानी के साथ थी तो वो यूजेबल फॉर्म में थी, यूजेबल फॉर्म में थी, ठीक है। लेकिन जब वो एटमोस्फेयर में चली गई है तो अब हम उस हीट का यूज नहीं कर सकते, तो अब वो नॉट सो यूजेबल हो गई है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं एनर्जी कंजर्व रही है, लेकिन अब हमारे लिए वो यूजफुल नहीं रही। तो अब आप समझ रहे होंगे कि एनर्जी क्राइसिस क्यों होता है, ठीक है। टोटल एनर्जी दुनिया में कंजर्व जरूर रहती है स्टूडेंट्स, लेकिन वो यूजेबल फॉर्म से नॉट सो यूजेबल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, ठीक है। तो एनर्जी रहती जरूर है, लेकिन हम उसको यूज नहीं कर पाते। अब हम बात करेंगे डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी की। तो हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, जैसे कोल हो गया, वुड हो गया, घरों में जो एलपीजी गैस आती है, पेट्रोल हो गया, सन इज ऑल्सो सोर्स ऑफ एनर्जी। और भी बहुत सारे सोर्सेज होते हैं जिनके बारे में हम आगे चैप्टर में बात करेंगे, ठीक है। अब एनर्जी की जरूरत तो हमें हर जगह पे होती है। तो जैसे कुकिंग है, कुकिंग के लिए एनर्जी की जरूरत है, तो कौन सा सोर्स हम यूज करना पसंद करेंगे इसमें से? पता है हमें, एलपीजी गैस, एलपीजी, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट कामों के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी यूज करते हैं जो सुटेबल हो। जैसे कार चलानी है, तो कार चलाने के लिए कौन से फॉर्म ऑफ एनर्जी की यूज करते हैं? पेट्रोल का यूज करते हैं। कोल और वुड, पुराने जमाने में कुकिंग के लिए इनका यूज किया जाता था, लेकिन आजकल ये मेनली इंडस्ट्री में यूज होते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट पर्पज के लिए हम डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, विंड और वाटर, इनको भी एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज किया जाता है, और बहुत एंशियंट टाइम से ही इनको यूज किया जा रहा है। जिसे कैसे मैं आपको बताता हूं। पहले विंड की बात करते हैं। इस टाइप की शिप्स देखी होंगी आपने, टीवी में देखा होगा, पुरानी टाइम में ऐसे शिप्स यूज होती थी। तो क्या होता था कि हवा चलती है ऐसे, आप सपोज करो हवा चल रही है ऐसे, ठीक है। तो ये जो कपड़े बंधे हुए हैं यहां पे ऊपर, वो क्यों बंधे हुए हैं? उन्हीं के कारण ये शिप चल रही है एक्चुअली। तो जब हवा चलती है तो वो इन कपड़ों को धक्का देती है आगे, जिसके कारण शिप जो है वो आगे की तरफ मूव करती है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं शिप को मूव कराने के लिए हमने विंड एनर्जी का यूज किया, विंड एनर्जी का, ठीक है। वैसे वाटर को भी एनर्जी के सोर्स की तरह यूज करते हैं, और जब वाटर को यूज करते हैं तो उसको बोलते हैं हाइड्रो पावर। जैसे मैं एक आपको छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। देखो ये बहुत पुराने टाइम का एग्जांपल है। यहां पे क्या हो रहा है, पानी दौड़ता हुआ आ रहा है, देखें ऐसे दौड़ता हुआ आ रहा है। इस दीवार के पीछे भी आ रहा है, वो दीवार के कारण आपको दिख नहीं रहा है, पानी ऐसे दौड़ता हुआ आ रहा है। यहां पे एक ऐसी चीज लगा दी गई है, आप देख सकते हो। तो जब दौड़ता हुआ पानी इससे टकराता है तो क्या होता है, ये घूमने लगता है, ऐसे घूमने लगता है, ठीक है। आपको लग रहा होगा ऐसा घूमेगा, ठीक है। और देखो इससे अटैच एक डंडा है जो घर के अंदर जा रहा है। अब सपोज करो अंदर इस डंडे से हमने क्या किया, एक फैन अटैच कर दिया इस तरीके से। अब क्या होगा, पानी जब आएगा तो ये घूमेगा, और ये घूमेगा तो पंखा भी घूमेगा, ठीक है। तो पंखे को घुमाने के लिए एनर्जी कहां से आई? वाटर से आई, वाटर, ठीक है। तो हम बोलेंगे हाइड्रो पावर। तो ये भी एनर्जी के फॉर्म्स हैं, और भी बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं जो कि हम आगे देखेंगे। अब ये गुड सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, ये देखना चाहते हैं। तो जैसा आप समझ ही रहे होंगे कि ऐसे सोर्स ऑफ एनर्जी जिसके बहुत सारे एडवांटेजेस हो, जिसके बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हो। तो कैसे पॉजिटिव पॉइंट्स? शुड गिव लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। जैसे देखें, कुकिंग के लिए आपके घर में ये सिलेंडर यूज होता होगा, एलपीजी गैस, ठीक है। तो जनरली किसी भी परिवार में एक सिलेंडर जो है वो 1 महीने के लिए चल जाता है, ठीक है। लेकिन एलपीजी गैस की जगह पे वुड का इस्तेमाल किया जाए, ठीक है, तो 1 महीने में इतना वुड चाहिए होगा कुकिंग करने के लिए 1 महीने में। सोच सकते हैं आप कितना ज्यादा। तो आप सोचें कौन सा सोर्स गुड सोर्स मानेंगे आप, एलपीजी गैस को या वुड को? ऑब्वियसली एलपीजी गैस को। थोड़े से गैस से, 1 सिलेंडर गैस से पूरा काम हो जा रहा है हमारा, ठीक है। तो वही लिखा गया यहां पे, शुड गिव लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ओके। तो ये तो पहली प्रॉपर्टी हो गई गुड सोर्स ऑफ एनर्जी की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ईज टू एक्सेस, ठीक है। ऐसा सोर्स होना चाहिए एनर्जी का जिसको आसानी से पाया जा सके, ठीक है। तो दैट विल बी अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट, easy to store and transport, right? And next, should be cheap, ज्यादा महंगा नहीं होना चाहिए। तो जो एनर्जी का सोर्स
इन सारी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है उसको हम क्या बोल सकते हैं, गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्सेज ऑफ एनर्जी को स्टूडेंट्स हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। नाम से क्लियर है कि दोनों का मतलब क्या होता होगा। कन्वेंशनल का मतलब है सोर्सेज विच आर बीइंग यूज्ड सिंस लॉन्ग टाइम, ऐसे सोर्सेज एनर्जी के जिनको सदियों से यूज किया जा रहा हो उनको बोलते हैं कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल किसको बोलते हैं, सोर्सेज हुज यूज हैज स्टार्टेड ओनली रिसेंटली, ऐसे सोर्सेज एनर्जी के जिनका यूज हमने कुछ टाइम पहले ही शुरू किया उनको बोलते हैं नॉन कन्वेंशनल। जैसे कि कोल, ठीक है, इसको बहुत सालों से यूज किया जा रहा है, इसको बोलेंगे कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। वुड, ठीक है, ये भी कन्वेंशनल है। विंड भी मैंने आपको बताया बहुत टाइम से यूज हो रहा है, दिस कैन ऑल्सो बी सेड टू बी कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। सन की जो एनर्जी है उसको कुछ बहुत पहले से यूज नहीं किया जाता है, कुछ टाइम ही हुआ है उसको यूज किए हुए मैनकाइंड को, इसलिए उसको बोलेंगे नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। जैसे अभी हम थोड़ी देर बाद आगे पढ़ेंगे कि वेव्स जो होती हैं, वेव्स समुद्र में जो वेव्स बनती हैं उसको भी हम एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी आजकल यूज करना शुरू कर रहे हैं, तो इसको भी क्या बोलेंगे, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्सेज ऑफ एनर्जी को हम एक और तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं, रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल। ठीक है, क्या मतलब है देखते हैं। जैसे हम कोल की बात करें, ठीक है, कोल तो माइंस में पाया जाता है, ठीक है, तो माइंस में तो एक लिमिटेड अमाउंट का कोल होगा, तो अगर हम कोल को यूज करते ही जाएंगे तो एक दिन कोल खत्म हो जाएगा पूरा, ठीक है, उसके बाद कोल हमारे पास नहीं बचेगा, ठीक है, फिर से हम कोल नहीं ला सकते कहीं से, तो हम कोल को बोलेंगे नॉन रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन रीन्यूएबल मतलब उसको फिर से नहीं लाया जा सकता। वैसे पेट्रोल हो गया, पेट्रोल भी वेल्स में मिलता है, अगर हम पेट्रोल यूज करते जाएंगे तो खत्म हो जाएगा एक दिन और उसके बाद हमारे पास कोई पेट्रोल नहीं बचेगा, तो दैट इज नॉन रीन्यूएबल। लेकिन आप सोचो कि अगर हम सन को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज कर रहे हैं तो जब तक कायनात है तब तक सन है, ठीक है, तो ये कभी भी खत्म नहीं होने वाला है, तो इसको हम बोल सकते हैं रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर हम विंड को एनर्जी की तरह यूज कर रहे हैं तो विंड भी हमेशा रहेगी, जब तक हमें तब अर्थ है, जब तक हमें तब तक विंड है, तो विंड को भी हम कैसा सोर्स बोल सकते हैं, रीन्यूएबल। अगर हम ओशन वेव से एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं तो ये भी कैसा सोर्स बोलेंगे, रीन्यूएबल, क्योंकि ये भी कभी खत्म नहीं होगा। वुड भी रीन्यूएबल सोर्स है। कुछ स्टूडेंट्स को इसमें कंफ्यूजन होता है कि नहीं वुड तो नॉन रिन्यूएबल होगा, क्यों, क्योंकि अगर हम वुड यूज करते जाएंगे तो पेड़ एक दिन खत्म हो जाएंगे और फिर हम वुड कहां से लाएंगे। नहीं स्टूडेंट्स, लेकिन वुड कैसा है, रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। क्यों, देखो वुड जो है वो हमें पेड़ों से मिलते हैं, ठीक है, तो हमने 10 पेड़ काटे, ठीक है, लेकिन उसी टाइम अगर हम 10 पेड़ प्लांट भी कर दें तो फिर वुड की कमी कभी भी नहीं होगी, जन्मों जन्मांतर तक वुड रहेगा हमारे पास। जितना वुड हम काटें उतना अगर हम ट्रीज लगाते जाएं तो वुड इज एक्चुअली अ रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि रीन्यूएबल सोर्स इज अ सोर्स which can last for a very long time, जो बहुत बहुत समय तक लास्ट कर सकता है। Its supply is अनलिमिटेड, इसकी जो सप्लाई है वो अनलिमिटेड है, कभी खत्म नहीं होगी। नॉन रिन्यूएबल के लिए हम क्या डेफिनेशन ले सकते हैं, नॉन रिन्यूएबल इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, so non-renewable is a source whose supply is limited and is likely to be finished one day, ठीक है, एक दिन वो खत्म होना है। नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को एग्जॉस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं आप समझ रहे होंगे। और उसी तरह से रिन्यूएबल को नॉन एग्जॉस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी बोलते हैं, क्योंकि वो कभी एग्जॉस्ट नहीं होगा।